नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 6 बज गए और वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। चुनाव को लेकर जीत के दावे तो सब करते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे भविष्यवाणी कर दी, वो भी फुल डिटेल में। पीएम मोदी आज जब छत्तीसगढ़ की रैली में पहुंचे तो लोगों को सीधा बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दे दिया। पीएम मोदी के इस कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस को चिंता में जरूर डाल दिया होगा। ऐसा नहीं है कि आज जो भविष्यवाणी पीएम मोदी ने की उसका कोई आधार नहीं था। क्या आधार है वो खुद मोदी ने बता दिया। भरी सभा में मोदी ने कहा कि वो इतने साल का सियासी अनुभव रखते हैं और उस अनुभव के आधार पर वो हवा का रुख भांप लेते हैं, और हवा का रुख यही बता रहा है कि सारे दावे एक तरफ और बीजेपी की जीत की गारंटी एक तरफ। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक प्रधानमंत्री को ऐसी क्या रिपोर्ट मिल गई जिससे चुनाव से पहले ही तैयारी सीधे शपथ ग्रहण की होने लगी। ऐसा कौन सा दाव सटीक निशाने पर लग गया जिसके बूते इतनी बड़ी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने कर दी। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी की भविष्यवाणी खुद उनकी जुबानी। ये जयघोष है, पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। लेकिन आप मेरे शब्द लिख रखिए, आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 3 दिसंबर के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब भाजपा सरकार के शपथ समारोह होंगे, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। तो प्रधानमंत्री के बयान को आपने सुना। प्रधानमंत्री ने जो जीत का कॉन्फिडेंस दिखाया और सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की जनता को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित भी कर दिया। इस कॉन्फिडेंस की पीछे की वजह क्या है और क्या सच में कांग्रेस छत्तीसगढ़ हार रही है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? इन्हीं पर बहस शुरू करेंगे। नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नलिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पीएम ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया, क्या ऐसी रिपोर्ट हाथ में लग गई है बीजेपी के कि सीधे सीधे जीत का दावा और जीत के बाद सीधे शपथ ग्रहण के लिए जहां आपकी जनता को आमंत्रित कर लिया? ऐसा क्या आपके हाथ में लग गया? छत्तीसगढ़ में यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें
तो कांग्रेस की जो 4.5 साल 5 साल जो सरकार रही है उसमें एक आंतरिक महाभारत चला है, जिसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एक जिसे दिल्ली से चुना गया था, इसके ऊपर आशीर्वाद था जो आज के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे उनके सामने कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता। इन दोनों की गंभीर लड़ाई चलती गई। अभी 2-4 महीने पहले मीडिया में आया कि नहीं अब हम दोनों भाई भाई हैं। तो महाभारत एक लंबी चढ़ी, ये कांग्रेस के अंदर में लगातार चलता है, राजस्थान में भी 5 साल से चली। दूसरी बात है, अगर मीडिया से ही जो जानकारी आपके दर्शकों को सबको मिले हैं, कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार का एक सीमा है, वो सीमा कई जगह पार कर गई है। अभी जो महादेव बेटिंग ऐप की अगर आप बात करें तो उसमें 500-600 करोड़ का डायरेक्ट लिंक ऐसा निकल रहा है, ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। उसका अर्थ क्या हुआ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तीसरी बात, सुरक्षा को लेके जो चिंताएं थी, केंद्र सरकार अपना रुख तो अपना रही है, लेकिन वो चिंताएं पूरी नहीं हुई। 5 साल एक लंबा समय होता है। अब अगर आप पीछे याद करें तो जब रमन सिंह जी की भाजपा की सरकार थी तो उसमें चाहे चावल हो, चावल बाबा के नाम से जाने जाते थे, सेवा भाव से जो एक बात होती है, जो बेसिकली मोदी सरकार का मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मॉडल के तहत काम चल रहा है। इसके बिल्कुल विपरीत मॉडल है अपना विकास, अपने आप का विकास, अपने परिवार का विकास। ये 2 अलग अलग मॉडल है। एक परिवार केंद्रित मॉडल होता है, एक विशेष रूप से जनता सेवा करने की, क्योंकि वो अपने आप को प्रधान सेवक भी कहते हैं, तो ये अलग मॉडल है। तो प्रधानमंत्री जी जब इतनी स्पष्टता से बोल रहे हैं, इन सबको अगर आप मद्देनजर देखेंगे तो स्वाभाविक है इसमें गंभीर बात वो रख रहे हैं, बिल्कुल सीना तान के अपनी बात रख रहे हैं, और जनता के बीच में वो कह रहे हैं कि देखिए जो मॉडल है वो जनता से ही रिपोर्ट्स आ रही है, उसके आधार पे हम लोग मानते हैं कि हमारी सरकार बन रही है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। आलोक जी, क्या चिंता की बात है आप लोगों के लिए? इस वक्त कैसी सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, या फिर जिन भी राज्यों में चुनाव है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन छत्तीसगढ़ पर मैं इसलिए ज्यादा जोर देकर पूछ रही हूँ क्योंकि पीएम ने वहां की जनता को इन्वाइट कर दिया है, और जो जो फैक्टर्स बता रहे हैं नवीन कोहली जी की, क्यों इनको इतना कॉन्फिडेंस है? क्या आपको लगता है इन सब पॉइंट्स पर आपकी पार्टी पिछड़ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को। कहीं आज मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा, कल कहीं होगा। मुझे लगता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और बीजेपी की बौखलाहट इस बात को बता रही है। किस तरह से तमाम ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं जिनका वहाँ की ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है पीएम साहब के कॉन्फिडेंस की। पीएम साहब तो कर्नाटक में और हिमाचल में भी कॉन्फिडेंट थे, और बहुत कॉन्फिडेंट थे। अभी कर्नाटक में उन्होंने परिवार के ही एक बच्चे को अपना यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। येदियुरप्पा जी, जिनके ऊपर तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके बेटे को शायद किसी दबाव में प्रदेश अध्यक्ष बनाया होगा। तो परिवार का विकास कौन कर रहा है नलिन भाई, ये तो पूरा देश देखता है। अब बात आती है उनके पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है, जो मोनिका जी बार बार पूछ रही हैं। इंडिया टीवी दर्शकों से पूछ रहा है कि भाई मोदी जी के पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट तो एक ही हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ सेटिंग करके बताया होगा साहब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोदी साहब पे बड़ा मेहरबान है, भाजपा पे बड़ा मेहरबान है। मोदी साहब कोई घोषणा करें, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करें, आलोक जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप लोग आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप सीधे सीधे इलेक्शन कमिश्नर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। मैं ये आरोप केवल इंडिया टीवी पे नहीं लगा रहा। हमने राइटिंग में दिया है कि देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जाकर 5 साल का फ्री के राशन को बढ़ाने की जो अपनी घोषणा है वो कैसे कर सकते हैं। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? पूरा देश देख रहा है। ये बौखलाई हुई भाजपा है, और बौखलाहट में लोग इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। ये घिसी पिटी भविष्यवाणियां हैं, और मोदी जी तो कभी भी वर्तमान में जीते ही नहीं, वो तो देश को भी भविष्य में ही जिताते हैं। 2022 में ये हो जाएगा, 2047 में ये हो जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ ही तो उन्हीं पर विश्वास ज्यादा करते हैं, हम पर नहीं करते हैं। खैर, साइकोलॉजिकल गेम है। भाजपा के प्रचार मंत्री ये थोड़ी ना कहेंगे कि कांग्रेस जीत रही है। भाजपा के प्रचार मंत्री तो यही कहेंगे, सॉरी प्रधानमंत्री तो यही कहेंगे देश के कि भाई बीजेपी जीत रही। वो पूरी तरह से 5 साल तक का अगर पूरा इतिहास देखें आप, छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी सरकार चली है,
और अगर कहीं घमासान देखना हो तो वसुंधरा राजे का और बाकी तमाम लीडर्स का राजस्थान में मेरे नलिन भाई को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नतमस्तक है। देखिए आलोक जी, मतलब इलेक्शन कमीशन पर तब आरोप क्यों नहीं लगते जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जीतती है? जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार मोनिका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? मोनिका जी, मैं छोटी सी अपनी बात पूरी कर लूं? जी, आप बात भी पूरी कीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। आज क्या हालत हो गई आजकल, मतलब पत्रकार जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने के लिए, मतलब उनके पास समय है और देश के प्रधानमंत्री के पास मतलब शर्त लगाने की हिम्मत है पत्रकारों की। ये देश कहां जा रहा है? ये झूठ का पुलिंदा है। मैं देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं इंडिया टीवी के माध्यम से कि वो कौन पत्रकार है जिसने देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने की बात की है, उसका नाम उजागर किया जाए। आप पत्रकारों को भी घसीट लाए। आप हार रहे हैं तो आप पूरे पत्रकार जगत को बदनाम करेंगे। मतलब पीएम से शर्त लग रही। अरे ईडी, सीबीआई सबको तो आपने मैदान में छोड़ रखा है। ये कुछ थोड़े बहुत जर्नलिस्ट बचे हैं न्यूट्रल टाइप, उनको तो कम से कम छोड़ दीजिए। आप पूरे पत्रकार बंधुओं को ही बदनाम करने पे लगे हुए। ये बताना चाहिए बीजेपी को कि कौन पत्रकार था जिसने देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने की हिम्मत की। क्या आज प्रधानमंत्री का स्तर यह हो गया कि चुनाव के लिए शर्त लगने लगी है पीएमओ में? हम तो सोच रहे थे केवल पीएमओ से शो आते हैं, फोन आते हैं मीडिया को और मीडिया फिर उस हिसाब से काम करता है। अब पत्रकार शर्त भी लगाने लगे हैं पीएमओ में बैठकर। दुर्भाग्य है देश का कि प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है वो इस लेवल तक, इस स्तर तक गिरती चली जा रही है। दुर्भाग्य है। इलेक्शन कमीशन पर हमने आरोप भी लगाया और हमने उसको लिखित शिकायत भी की है। कर्नाटक के चुनाव में 50 से ज्यादा शिकायत की, लेकिन दुर्भाग्य इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है। मूक दर्शक बन के मुंह पे पट्टी बांध के बैठा रहता है। ये शिकायत आज भी है हमारी और आगे होगी तो वो भी करेंगे। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल में तो आपकी ही पार्टी जीती ना, तब इलेक्शन कमीशन पर आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए। लंबी बात कह दी आलोक जी ने, तो मुझे भी इसका जवाब देना। एक मिनट, बस इसका छोटा सा जवाब ले लो। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार जीती और हमारे आरोप अगर गलत थे, देश के प्रधानमंत्री अगर हनुमान जी के नाम पर वोट मांगने लगे, तो सोचिए ना क्या हालत है। 80-20 के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचान रहे हैं, रामजादे हरामजादे के नाम पर वोट मांगा जाता है, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर। यह भाजपा बौखला गई है और देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और अब तो आरएसएस स्वयं कहता है कि मोदी जी के चेहरे पर अब वोट चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। यही कारण है कि 40 से ज्यादा चुनाव 2014 के बाद मोदी जी राज्यों में हारे हैं और 5-0 होगा। मेरे से कोरे कागज पे लिखवा दो, इनकी सरकार एक भी राज्य में नहीं बनेगी। ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलते हैं। ठीक है, नलिन जी जवाब देंगे। इनका कहना है कि पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं उस रिपोर्ट से बिल्कुल उलट नतीजे आएंगे कि 5-0 से कांग्रेस जीतेगी। अब बौखलाहट किसकी है आपके दर्शक तय करें। मतलब आरएसएस स्वयं कह रहा है, आरएसएस को सबसे ज्यादा गलियाने वाली अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। आरएसएस को बैन हो जाए, अलग अलग चीजें हो जाए, सनातन धर्म पे वार हो जाए, सनातन धर्म को बीमारी के साथ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ही सहयोगी दल है जो इस प्रकार की भाषा करते हैं। आरएसएस की याद आ गई इनको बचने के लिए। उससे पहले मीडिया के कर्मियों के लिए क्या अच्छे वाक्य आए, रोज गाली देते हैं। मैं तो इतने चैनलों पे बैठता हूं, इतने इनके कांग्रेस के प्रवक्ताओं मित्रों के साथ बैठता हूं। गोदी मीडिया आप तो है बिल्कुल बीजेपी के जेब में है, सरकार की बात करते हमें बोलने नहीं देते। आज चिंता है मीडिया वालों की, तो अद्भुत बात है। अच्छा, चुनाव पे आपने सवाल पूछा, बिल्कुल भाग गए उससे कि भाई जब आप जीतते हैं कर्नाटक में, जब आप जीतते हैं हिमाचल में, तो यही एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके निष्पक्ष कार्य से आप जीत रहे। अगर चुनाव आयोग हमारी जेब में होता तो हम कर्नाटका भी ना जीतते, हम हिमाचल भी ना जीतते। आपको किसी स्टेट में जीतने के लिए क्यों दे? ये कोई कंस्पिरेसी है कि हम 3 स्टेट जीतेंगे दुनिया को बताने के लिए, आपको चौथा जिता देंगे? चुनाव जीतते हारते हैं जब जनता तय करती है कि हमें अपनी उंगली को इस बटन पे दबाना है, कमल पे दबाना है, कमल पे दबाते जाते हैं। एक आधा आप जीते हैं तो उसमें चुनाव आयोग जो है स्पष्ट रूप से आपके साथ है, तब वो खराब नहीं है। ऐसी कोर्ट के साथ रुख देखिए, जब अच्छा जजमेंट इनको लगता है तो कोर्ट जो है निष्पक्ष है, जब अच्छा जजमेंट नहीं लगता है तो कहते हैं कोर्ट जो है आजकल ऐसे नहीं करती, कोर्ट में बिल्कुल निष्पक्ष काम नहीं कर रही। ये संस्थाओं के साथ वार करने वाली जो एक नीति और सोच है, ये कांग्रेस की शुरू से है। क्यों? मैंने शुरू में कहा कि 2 प्रकार के पार्टियां हैं, परिवार केंद्रित,
या विचारधारा कार्यकर्ता केंद्रित? परिवार केंद्रित में परिवार का ही सदस्य हर चीज तय करेगा। अब आप मुझे बताइए, संस्थानों को खत्म करने में इमरजेंसी में इंदिरा जी ने मजबूत किया। इंदिरा जी के कामराज प्लान में कौन से नेता बचे थे, बताइए ना। इंदिरा जी को खड़ा करने के लिए उस समय से जो स्टार्ट हुई प्रोसेस कि वो सीताराम केसरी जी को कहा जाता है टॉयलेट से उठा के बाहर निकाला गया, सोनिया जी को अध्यक्ष बनाया, क्योंकि परिवार को लाना था। परिवार केंद्रित पार्टी क्या होती है? परिवार केंद्रित पार्टी वो पार्टी होती है जहां पर परिवार का सदस्य ही तय करेगा कि पार्टी कैसे चलेगी। हमारे यहां कौन है ऐसे? क्या प्रधानमंत्री एक कोई स्पष्ट परिवार से गरीब परिवार से? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई ऐसे स्पेसिफिक परिवार है? क्या उनके बेटे होंगे या कोई और रिश्तेदार बनेंगे? नहीं, कोई भी कार्यकर्ता उम्मीद लगा सकता है, मेहनत कर सकता है, देश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और पदों पे आ सकता है। यहां रिजर्व नहीं है कि इस परिवार के आशीर्वाद से या इसी परिवार का सदस्य आएगा। फिर नेतृत्व की बात की, राहुल जी बनाम मोदी जी की बात करते, भाई हम मानते हैं राहुल जी जैसा नेतृत्व मोदी जी का कभी भी नहीं हो सकता, 7 जन्मों में नहीं हो सकता। एक तरफ डालिए आलू, दूसरी तरफ आएगा सोना। मैं भी ढूंढ रहा हूं वो मशीन क्या है। सुबह हमें जाना पड़ता है कोर्ट में, मेहनत करना पड़ता है, कोई टीवी चैनल के लिए नौकरी करते, कोई रिपोर्टर है, कोई स्टूडियो में बैठा होता है, कोई कहीं और बैठ के काम कर रहे होते हैं। हर कर्मी को मेहनत करना पड़ता है, सोना नहीं पैदा होता अपने आप से। इनका तो आलू डालिए सोना निकलेगा। अद्भुत बात है, हम भी ढूंढ रहे जुपिटर की वेलोसिटी से आप निकलेंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आया, पढ़ाई में हम इतने बुरे नहीं थे, पर समझ नहीं आया एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर क्या होता है। भाई भारत जो है एक मधुमक्खी का छत्ता है, आज तक हम ढूंढ रहे कि भारत मधुमक्खी का छत्ता कैसे है। सोनी की चिड़िया कही जाती थी, मधुमक्खी का छत्ता है। तो अलग अलग मॉडल है नेतृत्व का। मोदी जी का मॉडल जो है वो सेवा भाव से, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मैं तो गरीब परिवार से आया। और उनके लिए अच्छी भाषा की बात करें, अभी इन्होंने भाषा की बात करी, निपुंसक, गंदी नाली का कीड़ा, गंगू तेली, हिटलर, क्या क्या घाची, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए। चौकीदार कहा गया, चाय वाला कहा गया, हर चीज का मजाक। मतलब देखिए, कांग्रेस में मान सकता हूं, ये कांग्रेस की एक सोच है, रहे इनकी सोच है, इनको बधाई। हम दोनों मॉडल लेकर जाएंगे जनता के सामने, जनता तय करेगी। इन्होंने अभी कहा कि कैसे, इन्होंने कह दिया मोदी जी ने, क्या 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन जाएगा। ये मुफ्त राशन कोविड में शुरू हुआ था, कोविड के बाद लगातार हर 6 महीने 1 साल में रिन्यू होते जा रहा है। लोगों को आश्वासित किया गया है, जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं इस देश में, और ये गरीब लोग आज नहीं पैदा हुए, ये गरीब लोग हैं क्योंकि देश में 70 साल में वो गति नहीं थी विकास की। अभी आता हूं उस पे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, पर अभी आता हूं उस पे। तो ये 80 करोड़ लोगों के लिए काम ये हुआ कि आपके घर में अनाज पहुंचे। ये लगातार रिन्यू होते जा रहा है, पुरानी स्कीम है, कोई नई चीज नहीं है। इस देश में हर समय कोई ना कोई चुनाव है। कांग्रेस से कहा नहीं गया था कि आइए सोचे हम लोग एक देश में एक साथ ही सारे चुनाव हो जाए, 5 साल विकास सब करते रहेंगे, 5 साल बाद जाएंगे। आज तक कोई सोच बताई कांग्रेस पार्टी ने कि हम भी चाहते हैं हम लोग मिलकर इस पर बात करें? हर चीज का मजाक उड़ाते हैं। अब आ जाते हैं जो गति रही विकास की, आप किसी भी चीज को उठा दीजिए, 2014 से लेकर 2024 10 साल के अंदर में गति जो कांग्रेस के 70 सालों में रहे उससे तेज है। चाहे रेलवे ट्रैक हो, उतने बने हैं 10 सालों में जो नहीं बने उतनी गति से पहले। सड़क लीजिए तो सड़क बने हैं। इस देश में 70 साल के बाद भी 18,000 गांव ऐसे थे जिसमें उन गांवों में बिजली नहीं पहुंची। ठीक है, 14 के इस बाद 3 साल के अंदर में हर गांव में बिजली पहुंची। ठीक है ना, इस देश में चूल्हे नहीं होते थे, चूल्हे हटके गैस सिलेंडर गए, 13 करोड़ लोगों तक गैस कनेक्शन। बैंक अकाउंट नहीं थे, 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। ये सारे संभव कैसे हो गए मोदी जी के 10 साल में? कांग्रेस के 70 साल में क्या था? फिर एक वर्ड होता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू को बर्बाद कर दो, हिंदू को, सनातन धर्म को आतंकवाद से। ठीक है नलिनी जी, मैं जवाब ले लूं आलोक जी से इस पे। ठीक है आलोक जी, उनके सवालों के या उनके आरोपों के जवाब तो दीजिए। इसके साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ को लेकर एक पर्टिकुलर आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो महादेव ऐप घोटाला है, इसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री अपने मंच से कर रहे हैं। ईडी की हमने वो प्रेस रिलीज भी देखी जिसमें सीधे सीधे सीएम बघेल का नाम था। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं महादेव ऐप घोटाला छत्तीसगढ़ के चुनाव का सेकेंड फेज का खासतौर पर रुख बदल सकता है? कुछ नुकसान छत्तीसगढ़ के इलेक्शन को लेकर, भूपेश बघेल की छवि को लेकर आपको होता दिख रहा है? ग्राउंड से आपको क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से बौखलाहट में आखिरी कदम बीजेपी ने उठाया है। देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी निर्लज्जता से बयान देना चाहिए कि जिस महादेव ऐप को आज आपने बैन किया, उसके लिए जब बार बार हम कह रहे थे कि इसको बैन कर दीजिए, ये दुबई में बैठकर कोई रैकेट चला रहा है, तब आपने क्यों नहीं चलाया?
और आज तक वो ईडी जो 6 महीने 8 महीने पहले जब उसने जांच शुरू की, वो 6 महीने 8 महीने तक क्यों चुपचाप बैठी रही? चुनाव आ गया तो मोदी जी ने धीरे से इशारा किया एक्टिव हो जाओ। इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और मेरे नलिन भाई को तो ये पता ही नहीं है कि आलू से सोना निकलने वाला बयान राहुल जी का नहीं है, मोदी जी का है। और राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए मीडिया के एक वर्ग और आपके हजारों करोड़ रुपए ने पूरी ताकत जो की है, मोदी जी का बयान है, वो उसको काट छांट कर चलाया गया है। आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा उसको कि मोदी जी ने कहा था मैं ऐसी मशीन लाऊंगा, आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। मैं तो इंडिया टीवी से निवेदन कर रहा हूं वो चला दे, राहुल जी के बयान कहां है। और आज मैं भी पूछ रहा हूं दूसरी चीज, अरे भाई बिल्कुल पूरी तरह से राहुल जी का बयान है, वो काट छांट के आप लोग चलाते हैं उसको। वो राहुल जी का बयान मोदी जी से सवाल के रूप में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक पाइप ले लीजिए आप भी, हजारों सैकड़ों नाले हैं, उन नालों से गैस निकाल के चाय मोदी जी से बनवा दीजिए आप। उनके पास जरूर कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की है। छोड़िए, आज का विषय केवल यह है कि ऑर्गेनाइजर खुद लिख रहा है कि अब आप हिंदुत्व का राग अलाप कर, विक्टिम कार्ड खेलकर, मोदी जी ने विक्टिम कार्ड वहां पर भी खेला था बहुत, जो अभी नलिन जी खेल रहे थे यहां पर, उनको ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अरे मोदी साहब ने क्या क्या बोला है, दूसरों के लिए पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, खूनी पंजे से लेकर और कांग्रेस की विधवा से लेकर। मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता हूं। महादेव ऐप का मैंने सीधा उत्तर दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण था, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी इसके बाद आता है कि किस तरह से आलोक जी एक ब्रेक का वक्त हो गया। मैं ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटूंगी। जी, मैं आप अपना जवाब ब्रेक के बाद जरा पूरा कर लीजिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर कुरुक्षेत्र में चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भविष्यवाणी की है उसी पर चर्चा जारी है। नलिन कोहली जी और आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आलोक जी, अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी मोदी साहब वहां पर देव दिवाली की बात कर रहे हैं, अरे भाई आपने 5 साल में क्या किया केंद्र सरकार ने? मोदी साहब वो बताइए ना आप। मैंने 5-6 भाषण सुने उनके, जो अभी तमाम उन्होंने भाषण दिए, वो सब इधर से उधर भागते हुए भाषण हैं, जो घिसी पिटी उनकी तुकबंदी वाली शैली है। एक भाषण में हमें नहीं मिला कि भाई हमने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है, छत्तीसगढ़ के लिए हमने ये किया है या नहीं किया है। अभी आपने देखा कि मेरे काबिल भाई ने, नलिन भाई ने, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को भी हिंदुइज्म से जोड़ दिया। मतलब गजब कलाकारी है इन लोगों की। अरे भाई 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं हुआ, कम से कम सेंसस कराने की हिम्मत तो कर लीजिए। 2011 में जो जनगणना होनी थी वो तो कराई नहीं गई आपसे। लेकिन हर चीज को, चाहे चांद पे भी कोई चीज दिख जाए, उसको हिंदू मुसलमान करने में ये लोग पीछे नहीं हटते। मोदी जी देव दिवाली के नाम पर वोट मांगेंगे, यहां पर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को हिंदुइज्म से जोड़ दिया जाएगा। और न्यायालय के ऊपर किसको भरोसा नहीं है? आपके जो पूर्व मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो देशद्रोह का काम करते हैं, वो देश के खिलाफ साजिशें करते हैं। मुझे लगता है उसी बयान के बाद शायद उनको हटाया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बार बार शिकायत करने के बाद भी एक्शन नहीं होता है, ये पूरा देश जानता है। पूरे देश ने देखा कर्नाटक में किस तरह से तमाम कंप्लेंट्स के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने एक नया रवैया अपना लिया है। वो ना तो एक्शन लेता है और ना ही कंप्लेंट को डिनाई करता है कि आपकी कंप्लेंट गलत है। अभी इन्होंने कहा कि साहब वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। अरे भाई 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको भूखे लोगों को राशन देना पड़ रहा है तो 10 साल से आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी, उससे पहले तो नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल पर नहीं आएंगे हम, वोट मांगने वाला काम जरूर स्कीम हम लेकर आएंगे। इन्होंने कहा 18,000 गांव में बिजली नहीं गई थी और हमने 9 साल में पहुंचा दी। अरे भाई अभी भी 13,500 गांव में बिजली आप लोगों ने पहुंचाई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन 13,500 में अगर 9 साल में, गोनिका जी मैं अंतिम बात कह रहा हूं, गोनिका जी अंतिम बात, गोनिका जी अंतिम बात कह रहा हूं, फिर आप पूरा अपना उत्तर दीजिएगा। अगर 13,500 गांव में 9 साल में बिजली पहुंची तो लगभग 1,500 गांव में 1 साल के अंदर बिजली पहुंची। इस देश में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांव में बिजली थी। 6.5 लाख गांव में बिजली जो पहुंची है उसका रेट जो है वो 13,500 गांव में हर साल का है और मोदी जी का रिकॉर्ड 1,500 गांव में प्रति वर्ष का है। बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कि हम कौन से आंकड़े दे रहे हैं। हमने 13,500 गांव में हर साल बिजली दी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। और इन्होंने 1,500 में दी
और उसके बाद कह रहे हैं हमने बहुत काम कर लिया। ठीक है, रेल के जितने एक्सीडेंट पिछले एक साल में हुए हैं, रेल मंत्री को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है आलोक जी, कितने एक्सीडेंट हुए और कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, दुर्भाग्य है। ठीक है आलोक जी, एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन देना ये शर्मनाक बात है, लेकिन मुफ्त की बातें तो आपकी पार्टी भी करती है, कई वादे किए जाते हैं, फिर चाहे वो फ्री बिजली हो, जैसे आम आदमी पार्टी ने जो पैटर्न अपनाया था वही पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने भी कई राज्यों में अपनाया है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना हो, पानी फ्री देना हो, ये बातें तो आपकी पार्टी ने भी कही है। देखिए मैं कहता हूं, एक घोषणा पत्र में किसी चीज को रखना बीजेपी भी रख रही है, आम आदमी पार्टी ने भी रखा, कांग्रेस ने भी रखा। घोषणा पत्र में कोई चीज वायदा करना कि मेरी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, ये एक घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, संकल्प पत्र है, कोई भी नाम ले लीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का एक स्कीम को लागू कर देना, दोनों में फर्क है। कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन घोषणा पत्र से नहीं होता है, घोषणा पत्र से चीजें लागू नहीं होती हैं, लागू होती हैं जब आपकी सरकार आती है। लेकिन दुर्भाग्य, देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि जो वो तो अपने आप को राजा समझते हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या समझते हैं वो, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए, कोई फटकार लगाए, लीडर ऑफ अपोजिशन की राय ली जाए कि नहीं ली जाए, 24 घंटे में इलेक्शन कमिश्नर बदल दो, रिजाइन हो और सब कुछ हो जाए। ईडी के डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट कहें कि साहब ये अनैतिक तौर पर बरसों से एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जिस तरह से हुआ है वो पूरे देश ने देखा है कि सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है और उस ईमानदार व्यक्ति को आज तक पेंशन नहीं मिलती है कि कहीं वो राफेल में एफआईआर ना कर दे। कोई जांच नहीं होगी। अब केवल तानाशाही चलेगी, सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके अंडर काम करेंगी और पूरी तरह से आज जिस तरह से हर व्यवस्था बनती चली जा रही है, अगर आप भाजपाई नहीं हैं, आप भाजपा के मत को नहीं मानते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आपको कोई नहीं सुनेगा। ठीक, तमाम चीजें यहां पर है, महंगाई हाईएस्ट है, बेरोजगारी हाईएस्ट है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम 5 राज्यों में सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई का जितना मर्जी दुरुपयोग कर लें, 75+ सीटें हमारी आ रही हैं। पहले फेज में 20 विधानसभाओं में चुनाव हुआ है, 17+, 18-19 भी हो सकती हैं। हमने नक्सलवाद को वहां पर समाप्त किया है, हमने धान और गेहूं के समर्थन मूल्य को हाईएस्ट पहुंचाया है, हमने बच्चियों के विकास के लिए काम किया है, हमने महिलाओं के लिए काम किया है, हमने युवाओं के लिए काम किया है। आज बेरोजगारी दर में जो 14.5% बेरोजगारी दर थी वो 0.5 से कम छत्तीसगढ़ में है। मोदी साहब को तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उनके वो अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 15 साल तक लूटा, वहां पर बेड़ा गर्क कर दिया छत्तीसगढ़ का। अरे उसके कहिए ना कि हम रमन सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 15 से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको सीएम बनाएंगे। ठीक है, ना रमन सिंह के नाम पर, ना शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भाग खड़े हुए। ठीक है आलोक जी, ठीक है मैं जवाब ले लूं नलिन जी से। नलिन जी, किसी भी राज्य में आप लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, हालांकि ये पैटर्न हमने कई बार देखा है कि बीजेपी किसी के नाम पर नहीं आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया जाता, उनका जिक्र नहीं होता, फिर चाहे वो रमन सिंह का नाम हो। ये नाम क्यों नहीं इस बार सामने आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई पुराने ऐसे भ्रष्टाचार या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे डेंट लगा है आपकी पार्टी को, जो सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही? और हिंदुत्व का कार्ड, ये आप पर आरोप लग रहा है कि हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ही आप हर इलेक्शन में आते हैं। बिल्कुल नहीं। जो आपने सवाल पूछा, हमारे यहाँ आपने खुद भी जवाब दे दिया कि हमारे यहाँ कई बार नहीं कहते हैं, बल्कि उल्टा है। मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव लड़े ये बहुत कम होता है। उल्टा होता है कि हम नहीं घोषित करते हैं, उसके बाद पार्टी के बैठते हैं सारे जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि और वो तय करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा मॉडल है। दूसरी बात पे आ जाइए, गांव की बात करें हम, जिन गांव में कठिन था बिजली पहुंचाना, उनसे हाथ धो दिए। फिर कहना अरे इसका देखिए हमने किस गति से किया, आपने किस गति से किया। अरे भाई, दूर दराज गांव तक नहीं पहुंचे क्योंकि आपके मन में वो सेवा भाव था नहीं। पूर्वोत्तर को तो छोड़ दिया, ऊपर लद्दाख को छोड़ दिया। अरे ले गई चाइना तो ले जाए। एक नेहरू जी का वाक्य था, एक वहां पर घास नहीं उगती, क्या फर्क पड़ता है। सड़कें नहीं बननी चाहिए बॉर्डर पे, क्योंकि फिर चीन आ सकता है वापस। ये नहीं हो सकता कि हम मजबूत हो जाए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे सैनिक को कोई तकलीफ ना हो। तो मैं आपको 2 अलग मॉडल दे रहा हूं। ऐसे ही दूर दराज इलाके तक विकास ना पहुंचे, अरे छोड़ो ना, इतना क्या जाना है, छोटा गांव है, जोड़ दो, हम आसान इलाके में काम कर देते। ये 2 अलग मॉडल है।
अंत्योदय जो भाजपा के साथ हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस बात की कल्पना की थी, अंत्योदय अंतिम कड़ी में जो खड़ा है, कड़ी में अंतिम व्यक्ति है, वहां तक पहुंचना है हमें। ये होता है सेवा भाव। ये थोड़ी ना होता है जो सबसे पास खड़ा है उसकी मदद कर दो, पीछे वाले बाद में देखे जाएंगे, अरे हो जाएंगे तो हो जाएंगे। ये कांग्रेस का मॉडल है। फिर महादेव ऐप पे आ जाइए आप, ये बड़ी अद्भुत बात है। मीडिया रिपोर्ट्स वो सब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री इसके साथ जुड़े हुए। अब कहते हैं कि नहीं, हमने बोला उनको पकड़ो, भाजपा बचा रही है, तो भाजपा क्या आपके मुख्यमंत्री को बचाना चाहती है? समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये इतना बड़ा ऐप और घोटाला आपके यहां हो कैसे रहा था? ऐसे वो लोग हो कैसे रहे थे? पुलिस को क्या हो गया था? सो रही थी वहां पर, आपकी जो खुफिया पुलिस है सो रही थी। तो इसीलिए ये सारे चुनाव के पहले भागने के लिए, हाथ धोने के लिए आरोप प्रति आरोप करके निकलने की बात है। फिर आपने पूछा घोषणा पत्र का जवाब उन्होंने दिया कि भाई नहीं, घोषणा पत्र अलग है, स्कीम को अनाउंस करना गलत है। मोदी जी ने क्या किया? पुरानी स्कीम चल रही है, बड़ा है, दोनों में फर्क है। नई स्कीम है क्या? 80 करोड़ लोगों तक जो जा रहा है अनाज 5 किलो, ये तो कब से चल रही है? कोविड से चल रही है। पुरानी चीजें तो आप कह दीजिए ना, हम चाहते हैं कि नहीं अनाउंस हो। आप कहिए तो सही एक बार, हम नहीं चाहते कि ये स्कीम गरीबों तक पहुंचे, कहिए तो सही। कहेंगे नहीं स्कीम अच्छी है, जानी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है गरीबों तक मदद करनी चाहिए। और कर्नाटका में क्या हुआ? वादे दे दिए, उसके बाद इनका रिपोर्ट हुआ मीडिया में, इनके मुख्यमंत्री और इन्होंने कहा, वरिष्ठ नेताओं ने, अरे भाई विकास के लिए पैसे नहीं है, हमने बहुत घोषणाएं कर दी हैं, अभी नहीं करना है। मीडिया में है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो मीडिया में रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। फिर इन्होंने भाषा की बात की। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, मोदी जी का मॉडल अलग है, राहुल जी का मॉडल अलग है। राहुल जी का मॉडल क्या है? 70 साल पहले कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया, और 70 साल बाद उसी नेहरू गांधी परिवार के नेता जो है वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड जाके, अरे भाई इस भारत में लोकतंत्र खतरे में है, व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका डूइंग अबाउट इट? मतलब यूरोप और अमेरिका हमारी मदद करे। देश में हाहाकार हुआ तो अगले दिन अगले भाषण में उन्होंने इसको नहीं कहा, कांग्रेस भागती फिरी, नहीं ये दूसरा भाषण सही है, उसको नहीं, गलत कह रही है, बीजेपी गलत कह रही है। अरे 2 भाषण हुए, पहले भाषण में तो कहा ही उन्होंने व्हाट इज यूरोप एंड इंडिया डूइंग अबाउट इट। मणिशंकर अय्यर जी ने क्या कहा वहां पाकिस्तान में, इनको हटाइए, हमको लाइए। तो आप कांग्रेस की सोच देखिए कि जब लगता है इनको अंग्रेजों को भगाने की बात करता है, जब जनता इनको भगा देती है तो कहते हैं अंग्रेजों को आप आइए। लोकतंत्र खतरे में कैसे है? मुझे बताइए। रोज गाली देते हैं कांग्रेस के नेता, मोदी जी को देते हैं, भाजपा को देते हैं, सरकार को देते हैं। अच्छी भली बातें तो आलोक जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने अभी इस शो में सुना दिया। क्या इनको ये बोलने पे कोई रोक है? किसी ने रोका? क्या आपके पास कोई फोन आया कि नहीं आलोक जी को ऐसे मत बोलने दीजिए? कहां आया? उतना ही वैसे ही संविधान चल रहा है, अनुच्छेद 19 के तहत वो बोल रहे, मैं बोल रहा हूं, आप प्रश्न पूछ रहे, कोई कुछ नहीं बदला है, लेकिन आरोप लग रहा है। वो राहुल गांधी जी चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए हैं, देश में जीत कर गए हैं। वहां पर एक जगह हारे, वायनाड से जीते, वहां स्मृति जी ने हरा दिया अमेठी में। फिर उनकी सरकार बनती है हिमाचल में, और विदेश में जाकर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अरे कांग्रेस जीत गई हिमाचल में और लोकतंत्र खतरे में है। अद्भुत बातें करती है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी भूल रही है कि आज इतने माध्यम है, इनके अलग अलग बयान जाते हैं। जी आलोक जी, मैं एक पॉइंट का उत्तर देता हूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। एक चीज और, प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री बघेल अपनी सीट से हार रहे हैं। उस सीट को लेकर क्या आप लोगों को लगता है कि इतना डेंट पहुंच चुका है सीएम की इमेज को? और भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली तक पैसा जाता है, दिल्ली में पैसा बांट दिया जाता है, छत्तीसगढ़ को लूट के। तो ये इन सवालों का भी जवाब दीजिएगा। और एक चीज और, रमन सिंह को लेकर आप कह रहे थे कि 15 साल तक राज किया और इतने घोटाले किए, क्या आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की उन पर 5 साल में? मुझे लगता है कि 4-5 जो बड़े घोटाले थे उनकी सबकी फाइलें एनआईए लेकर आई थी, याद होना चाहिए, लेकिन शायद पत्रकार बंधुओं को अब याद नहीं, और एनआईए उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गई। जब वो चावल जो है स्कूटर से ढोया जा रहा था, वो पूरे देश ने देखा। खैर, रमन सिंह जी के ऊपर पनामा लिंक्स के तमाम कागजात सामने आए थे, ईडी ने एक बार भी कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है महादेव ऐप बरसों से चल रहा था और रमन सिंह पैसा खा रहे थे, तो सरकार केंद्र में बैठ के पकौड़े तल रही थी। क्यों नहीं एक्शन लिया? ईडी वहां पर 8 महीने से उस पर ऊपर कार्रवाई करने के लिए बात कर रही थी, 8 महीने से ईडी सो रही थी क्या? क्यों नहीं एक्शन लिया?
दिक्कत यह है कि 250 से ज्यादा घोटाले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार में हुए। रमन सिंह को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। 250 घोटालों वाली सरकार को मध्य प्रदेश में पिछली बार भी जनता ने नकारा, लेकिन चोरी की सरकार चला ली। तो मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं, नोटबंदी का सारा पैसा का उपयोग एमएलए खरीदने में लगाया क्या आपने? आप पार्टियां तोड़ते हैं, आप एमएलए खरीदते हैं, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। अरुणाचल के अंदर आपके जो गवर्नर साहब हैं वो एक बैंक्वेट हॉल के अंदर एमएलए को बैठाकर विधानसभा चलवा देते हैं। आपके गवर्नर साहब महाराष्ट्र में वो चक्की पिसिंग वालों को सुबह 7 बजे 8 बजे एक एएनआई को बुला के और पूरी तरह से शपथ दिलवा देते हैं। और फिर भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल मत खड़ा करो, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि एमपी में 3 बार जब शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर आपने चुनाव लड़ा, तो इस बार क्यों नहीं लड़ा भाई? क्या इस बार ज्यादा घोटाले कर दिए थे? पिछली बार कम थे क्या? अभी इन्होंने चीन का नाम लिया, पंडित नेहरू ने ऐसा किया, उसने। अरे भाई, हमने तो लड़ाई लड़ी 62 में, हमारे जवान शहीद हुए, चीन ने जमीन को कब्जाया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने में कि हमने शहीद हुए हमारे जवान और शहादत दी हमारे जवानों ने, हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए और पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में एक इंफॉर्मेशन भी दी। लेकिन देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने पहली बार चीन को क्लीन चिट दिया कि ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई गया था। और उसके बाद 20 बार चीन के फौजियों के साथ मीटिंग करते हैं। देश के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 6 अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करवा लीजिए, और चीन मानने को तैयार नहीं है। कैलाश हिल्स को छोड़ दिया। ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिले हैं जो क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद, नलिन जी आप वकील भी हैं, एक एफआईआर बताइए भ्रष्टाचार की। आप कहते थे 2G में घोटाला हो गया, फलाने में घोटाला हो गया। एक एफआईआर बताइए जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने की हो और उसमें 2 व्यक्ति कन्विक्ट हो गए हों। उसका नाम जरूर इंडिया टीवी के दर्शकों को बताकर जाइएगा। 1,76,000 करोड़ के नाम पर वोट मांगने वाली आपकी पार्टी थी और उसके बाद आपने आकर 1 साल के अंदर उनको क्लीन चिट दिया। एक व्यक्ति बताइए कि हमने एफआईआर की और वो कन्विक्ट हो गया। आप एफआईआर किसी पे भी कर सकते हैं, जेल में किसी को भी डाल सकते हैं, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, सारा तंत्र आपकी मुट्ठी में है। एक केस से कोई निकलेगा, दूसरे में फंसा दीजिए, दूसरे से निकलेगा, तीसरे में फंसा दीजिए। मुझे याद है चिदम्बरम जी का केस, कई एफआईआर में एक के बाद उनको इन्वॉल्व करने के बाद आखिर में उनको जमानत मिल गई, और जमानत मिलने के बाद आज तक वो केस ठंडे बस्ते में चला गया। ये आप लोगों की मोडस ऑपरेंडी है, ये गुजरात मॉडल है। सबकी फाइल बना के रखो, जजों को नोटबंदी की क्लीन चिट के मामले में गवर्नर बना के भेज दो, जजों से कोई फैसले करवा लो। ये पूरी तरह से सबको दिख रहा है। अरुण जेटली साहब ने कहा था पोस्ट रिटायरमेंट जो है इनको कोई पद नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसी के खिलाफ जाकर बीजेपी सरकार ये काम कर रही है, इसीलिए सवाल खड़े किए जाते हैं। अब मैं बताता हूं, राजस्थान में जब इनकी सरकार 2018 में गई तो 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट था, आज 11.5% है। बेरोजगारी दर 36.5 थी, आज 26.5 है। 4.5% बेरोजगारी दर हरियाणा में थी जब इनकी सरकार आई, आज 28.5 है। पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट है। तो ये लोग तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के जनक हैं, ये लोग महंगाई के जनक हैं। जहां जहां बीजेपी जाएगी वहां गारंटी है कि वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं होगा। अग्निवीर की क्या हालत कर दी, सेना को भी अडानी को दे दो, उसी के ऑफिस में संसद चलवा लो आप लोग। मुझे लगता है कि आपको जानना होगा, इंडिया टीवी के दर्शकों को, कि आप ये जानिए कि 6 साल से मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 0 रिक्रूटमेंट है। और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर यह सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है। 5 राज्यों में हम जीत रहे हैं और बीजेपी 5 राज्यों में हार रही है। 5-0 होने जा रहा है। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने आज मंच से आदिवासी, ओबीसी, महिला वोटर्स इनका भी जिक्र किया है, तो क्या ये एक बड़ा वोट बैंक भी बीजेपी के लिए तैयार हो रहा है या हो गया है, जिससे कि बीजेपी आने वाले चुनाव में इसीलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? देखिए, वहां पर महिलाएं पूछ रही हैं हमारी बेटियों के रोजगार का क्या होगा। एक तो आलोक मध्य प्रदेश में पूछ रही हैं हमारी सुरक्षा का क्या होगा। ठीक, आलोक जी मैं जवाब ले लेगा, मैं एक बार उनसे जवाब ले लूं। आलोक जी, मैं एक मिनट, नलिन जी से सवाल था मेरा। ट्राइबल लोग पूछ रहे हैं कि जिस बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक ट्राइबल के ऊपर एक कलंकित घटना मूत्र विसर्जन की थी, उसका क्या हुआ? क्या उसको जमानत मिल गई? अच्छी चर्चा केवल मैं अपनी बात, आलोक जी वक्त कम बचा, मैं जवाब पहले मैं कहूँ इस पे। हाँ, अच्छी, हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज आलोक भाई ने बड़ी मजेदार बात की।
मैं तो इतिहास का छात्र हूं। आपके जितने दर्शक हैं जो इतिहास में रुचि रखते हैं, चीन के साथ हमने युद्ध लड़ा। वाह आलोक भाई, ये तो इतिहास को कैसे बिल्कुल उसका पलटवार करके आप ले आए। चीन के साथ जो युद्ध भारत में हुआ, हमारी जो नाक कटी, क्या गलत है भाई? हमारे वीर सैनिक नहीं होते तो और कट जाती। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये था नारा। चीन के उस नारे का क्या हुआ? कहां पर गलत? और जो अक्साई चिन्ह था वो पाकिस्तान ने पकड़ा दिया, आप नहीं है। और एक मिनट, मैंने बीच में टोका नहीं। देखे गौनिका जी, अच्छी चर्चा चल रही है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने बीच में एक बार नहीं टोका। ये देखे, पूरी दुनिया ने देखा कि जो भारत की सोच थी उस समय की, नेहरू जी की, उन्होंने कई अच्छे काम किए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ मतलब ये हालत थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया। दूसरे देश के रिकॉर्डिंग्स में है, भारत बनना ही नहीं चाहता। हम चाहते हैं भारत जो है सिक्योरिटी नहीं चीन को दिखा दीजिए। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, बाय बाय कर दिया पूरी नीति को। नलिन जी, आलोक जी, और उसके बाद क्या हुआ? वक्त इतना ही था। माफ कीजिएगा, वक्त आज इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।